खैर चलिए वो ध्यान देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे द्रव्य तरंग के तरंगायन के बारे में। द्रव्य तरंग के तरंगायन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे। उसी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ा था। लैम्डा बराबर 1.22 m नैनोमीटर, 1.22 नैनोमीटर बाई रूट ए। यह लैम्डा बराबर 12.2 एंगस्ट्रॉम बाई रूट ए। दो को फॉर्मूला बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद लैम्डा बराबर h बाई पी, लैम्डा बराबर h बाई एम भी, और लैम्डा बराबर h बाई अंडर रूट 2 एम ई। ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद करेगा। फिर से समझे, ये सब जो फॉर्मूले हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बहुत ज्यादा इस पर ऑब्जेक्टिव हमने खुद सेट किया है। प्रैक्टिस सेट में भी आपको इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि हमने सेट किया तो मुझे ही पता है तो हमने इस पर ऑब्जेक्टिव सेट किया है और पूछे भी गए हैं एग्जाम में। इसी को आप लोग ध्यान रखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, हेडलाइन दीजिएगा, आइंस्टीन के समीकरण की मदद से, आइंस्टीन के समीकरण की मदद से, आइंस्टीन के समीकरण की मदद से, आइंस्टीन के समीकरण की मदद से डी ब्रोगली तरंग के, आइंस्टीन के समीकरण की मदद से डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। आइंस्टीन के समीकरण की मदद से डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। आइंस्टीन के समीकरण की मदद से डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। आइंस्टीन के समीकरण की मदद से डी ब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। बोर्ड में देखिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि विकिरण की ऊर्जा बराबर ही E बराबर h न्यू या E बराबर h c बाई लैम्डा। समीकरण नंबर 1, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक, न्यू क्या है, आवृत्ति, c क्या है, प्रकाश का वेग, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य। अब आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर mc स्क्वायर, ऐसा मतलब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से E बराबर mc स्क्वायर, जहां m क्या है, द्रव्यमान। बाकी E और C के बारे में तो यहाँ चर्चा हो चुका है। समीकरण 1 एवं 2 से बातें नहीं। समीकरण 1 एवं 2 से लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर hc बाई लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। एगो c कटा देंगे बहादुर। h बाई लैम्डा बराबर mc, लैम्डा बराबर
एच बटा में एम सी। एम क्या है द्रव्यमान और सी क्या है वेग। एम है द्रव्यमान और सी क्या है वेग। चूंकि एम सी बराबर द्रव्यमान गुना वेग मतलब संवेग मतलब p, इसलिए लैम्डा बराबर एच बाई पी। देखिए तो यही ना द्रव्य तरंग का समीकरण है। समीकरण 3 आइंस्टीन के समीकरण की मदद से, आइंस्टीन के समीकरण की मदद से द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण है। द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण है। कोई प्रॉब्लम है तो सवाल कर सकते हैं, नहीं तो उतारिए। यदि कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया हो तो सवाल कर सकते हैं। समीकरण में कोई जान नहीं है, हम समझ पा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सा है। E बराबर एच न्यू जानते हैं आप, E बराबर एल सी स्क्वायर भी जानते हैं, बस केवल दोनों को बराबर कर देना था। हम स्टेज वाइज देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। भले कॉपी में साइज बड़ा हो गया, लेकिन स्टेज वाइज एक बार देख के देखिए कितना छोटा है। E बराबर एच न्यू आप जानते हैं, E बराबर एम सी स्क्वायर जानते हैं, दोनों को बराबर कर दिए, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह आपका नेक्स्ट पेज है। एम हमारा द्रव्यमान है और सी वेग है, और द्रव्यमान गुना वेग संवेग होता है। एम द्रव्यमान है, सी वेग है, और द्रव्यमान गुना वेग संवेग होता है। इसीलिए लैम्डा बराबर एच बाई पी। और आइंस्टीन के समीकरण की मदद से द्रव्य तरंग कहिए या डिब्रोगली तरंग कहिए, द्रव्य तरंग या डिब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण है। द्रव्य तरंग या डिब्रोगली तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण है। छोटा सा टॉपिक था, कोई खास टॉपिक नहीं है। ऐसे अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया कभी। मान लीजिए कभी आ जाए 2 नंबर में तो इसको ध्यान रखा जा सकता है। आगे हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है, उस टॉपिक की बात कर लेते हैं। फोटॉन के गुण टॉपिक है हमारा, फोटॉन के गुण। फोटॉन के गुण। फोटॉन के गुण पॉइंट बराबर आकर लिखिएगा, बात मत करिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पढ़ा दिया है ना। फोटॉन के गुण, पहला, यह आवेशहीन होता है। उदासीन होता है, लेकिन यह उदासीन होता है।
या उदासीन होता है। बहादुर सारा कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता। उदासीन 4 कोण हम आपको लिखवाए हैं, गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ये 4 है जो उदासीन है। वैसे तो उदासीन बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 जो सबसे ज्यादा यहाँ में पूछे गए हैं, गामा, एक्सरे, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो ये फोटॉन जो है उदासीन होते हैं, और जो उदासीन होगा ना वो स्वाभाविक सी बात है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। जो उदासीन होगा वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। जो उदासीन होगा वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। क्लियर है? जो भी उदासीन होगा वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। बोर्ड पर आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, इसका रेस्ट द्रव्यमान शून्य होता है। 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 अगला पॉइंट, फोटॉन की ऊर्जा बराबर ई। फोटॉन की ऊर्जा बराबर ई, कैपिटल ई। फोटॉन की ऊर्जा बराबर ई, नीचे लिखेंगे ई बराबर एच न्यू या ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। फोटॉन की ऊर्जा बराबर ई बराबर एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। फोटॉन की ऊर्जा बराबर ई बराबर एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। अब यहीं पर इसका साइज बढ़ाने का मन कर देगा तो सबके बारे में लिख देंगे, एच क्या है, लैम्डा क्या है, न्यू क्या है, सी क्या है, सब के बाद लिख देंगे, साइज बढ़ जाएगा। ठीक है ना? हेडलाइन दीजिएगा। तो पहले कोई सवाल स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आवेश के परिमाण की मात्रा का क्या पूछ रहे थे? विद्युत धारा के परिमाण की मात्रा। ऐसा कुछ टर्म होता नहीं है। ठीक है ना? ये 2 स्टूडेंट बोले थे हमसे विद्युत धारा के परिमाण की मात्रा क्या होता है, तो ऐसा कोई टर्म होता नहीं है। ठीक है? अब कोई लैंग्वेज तोड़ करके उसी में आगे नीचे जाए। हम बार बार बोलते हैं आज के दौर में जियो धनाधन दे रहा है, गूगल पूछने से, गूगल है ना, बोलने से सब होता है। तो आज के दौर में हम लोग के टाइम में बड़ा कंफ्यूजन था, आज के दौर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की, क्या ऐसा कोई टर्म है क्या? ऐसा कोई टर्म है क्या कि आवेश के परिमाण? तो ऐसा कोई टर्म नहीं है बहादुर। बात समझ में आ गई? तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कोई आदमी सोच रहा है किसी और तरीके से, कोई और दृष्टिकोण से सोच रहा है और वो आपके सामने डाल दिया। जैसे हम त्रुटि आज बाहर रहे थे सुबह के बैच में, ऐसा 4 बजे के बैच में, टॉपिक का नाम त्रुटि। आप लोग मेरे यहाँ फर्स्ट ईयर पढ़े हैं, हम आप लोगों में भी त्रुटि पढ़ाए हैं, लेकिन इस बार वो नया वर्ड जुड़वा दिए। अभी सब बुक में थोड़े मिलेगा। मेरा सोचने का नजरिया है, हमने लिखवा दिया कि त्रुटि समय, व्यक्ति और स्थान के अनुसार बदलता है। ये लाइन आप लोगों ने नहीं लिखवाया, मुझे अच्छा से याद है। हमने आज तक किसी भी साल ये लाइन नहीं ऐड करवाया है कि त्रुटि व्यक्ति, समय और स्थान के अनुसार बदलता है। तो ये मेरा सोचने का नजरिया है। बात समझ आई? तो ये मेरा सोचने के दृष्टिकोण से ये पॉइंट लिखवाया गया है, ना कोई मोहर मार के आया है। बात समझ में आई? इस पॉइंट पर विवाद होगा तो इस पॉइंट को हटाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हमने जिस दृष्टिकोण से लिखा है उस दृष्टिकोण को हम आपके सामने रखेंगे और समझाएंगे। यदि सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं सहमत होंगे तो डिलीट कर दिया जाएगा।
बात को समझ में आई? तो ये चीजें होती है, शिक्षा का काम ही यही है। जितने भी अब ना शिक्षक अलग हो गए और रिसर्चर अलग हो गए। पहले जो शिक्षक थे वही खोज करता थे। अभी भी विदेशों में जितने भी आपको नोबेल प्राइज मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे ना, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही टीचर होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये लोग हम लोग सोचते रहते हैं कि ऐसे थोड़ा करे क्या, थोड़ा एक बार ऐसे करके देखें, थोड़ा ऐसे करके चेंज करके देखें। और कैसे बोले हम कि आपको मन करेगा कि साइज बढ़ा दे तो इसको सबके बारे में लिख दीजिएगा, ये कोई तरीका हुआ? लेकिन नहीं, जी जेनविन भी है कि आप साइज बढ़ा दीजिए। कोई तो बिहार में साइजें बढ़ा के नंबर दिया था तो अब कहो ना लड़का से कैसे लिखिए। हमारे बिहार में ये चलो तो लंबा कहीं, बिहार में हमारे पिता से नापिए का नंबर दिया था तो कहो हमारे लड़का से बड़ा लिख। जहां ना चलो तो जहां शॉर्ट में चलो तो ये शॉर्ट में लड़का हमारे लिखी। ये अपना अपना दृष्टिकोण है और कोई बात नहीं है। तो खैर अभी एक टॉपिक देने जा रहे हैं, टॉपिक से आप लोग अच्छा से परिचित है, ऐसी कोई बात नहीं है। हेडलाइन दीजिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड के ना लिखे आओ तो बोर्ड पर देख लो, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करें। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करें। अब आप नहीं जानेंगे, यहां दो ऑब्जेक्टिव हो गए। पहला, रदरफोर्ड ने नाभिक की, सुनिएगा, रदरफोर्ड ने नाभिक की व्याख्या करने में या परमाणु की व्याख्या करने में किस घटना का इस्तेमाल किया? बोलिए ना, प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन क्या? प्रकीर्णन। रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन घटना के इस्तेमाल से परमाणु की संरचना की व्याख्या की है। या मिलान करने के लिए पहले आता था रदरफोर्ड, इधर प्रकीर्णन मिला लीजिए। रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन घटना के आधार पर परमाणु की व्याख्या की है। दूसरा, रदरफोर्ड ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए किस कण का इस्तेमाल किया? अल्फा कण। ये दो ऑब्जेक्टिव आपके हो गए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में डाला भी है, आप देखिएगा मिल जाएगा। हम बार बार वही बात बोलते हैं, जब हम ही सेट में डाले तो आपको पता है कि हमने कौन सा क्वेश्चन डाला है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करें, लिखेगा। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती पर अल्फा कणों से, सोने की पत्ती पर अल्फा कणों से बम वर्षा कराया। बम वर्षा कराया। बम वर्षा का मतलब होता है अंधाधुंध फायरिंग। हो गया। अल्फा
अल्फा कण एक भारी हीलियम नाभिक है। अल्फा कण एक भारी हीलियम नाभिक है। अल्फा कण एक भारी हीलियम नाभिक है। इसकी परमाणु संख्या 2। इसकी परमाणु संख्या 2। द्रव्यमान संख्या 4 होता है। इसकी परमाणु संख्या 2 एवं द्रव्यमान संख्या 4 होता है। हो गया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। नीचे चित्र में दर्शाया गया है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। चित्र बनाना है। बात मत करिए, आप सब बहादुर बच्चे हैं। बात करते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुंह से बना लीजिएगा। इतना हल्ला करिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाए, सबको जाने के सर क्या हल्ला बहुत होता है। मैंने अपने साथ मेरा भी इज्जत बेची है। मैंने हल्ला करके मेरा शिकायतें न करा रहे हैं। अगर करिएगा तो फिर हमसे भी मदद की उम्मीद मत रखिए।